तो शुरुआत आज कहाँ से होगी? केस स्टडी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए आंसर क्या है। हम सभी लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटेल बैंकिंग में, और इसका नाम ही है अभी खरीदिए, बाय नाउ और पे लेटर। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसे पूरा पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए एवरीवन। मिस्टर ए के पास एक क्रेडिट कार्ड है और उस कार्ड की लिमिट है 5 लाख रुपए। ठीक है, हर महीने की 10th को इसका बिल जनरेट होता है और 20 डेज का बैंक देता है फ्री टाइम, अगर आपने पेड कर दिया टाइम पर तो। ठीक है, मिस्टर ए ने 4 लाख रुपए का कुछ खरीदा 9th जून को, और उसके 25 डेज के बाद इन्होंने पूरा आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है वो पेड कर दिया विद इंटरेस्ट के साथ। अब आपको क्या करना है, हाउ मच इंटरेस्ट वॉज पेड बाय मिस्टर ए ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन मुझे बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत बेसिक सा तरीका है सभी लोगों को। वो बेसिक तरीका क्या है, अगर मैं आपको कहूं, आपको ये देखना होगा कि ड्यू डेट कब है। अगर आपने ड्यू डेट को समझ लिया तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, और अगर आपने ड्यू डेट को नहीं समझा तो आप गलत कर देंगे। आइए, सबसे पहले अगर मैं बोलूं आपसे, तो इसकी जो बिलिंग डेट है वो क्या है, इस कार्ड की हर महीने की 10th। ठीक, तो जो भी बिलिंग डेट होती है सर, अगर हमने उसमें 20 ऐड कर दिया तो वो हमारा बनती है ड्यू डेट। 10 को बिल जनरेट हुआ, उसमें आप 20 डेज ऐड करिए, आपने जो ऐड किया वो हो गया आपका ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट की आपने पहले पेमेंट कर दिया या टिल ड्यू डेट तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और आपको फ्री टाइम का जो मिला है वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और आपको कोई भी इंटरेस्ट देना नहीं होगा। अगर आपने ड्यू डेट को क्रॉस कर दिया तो आपको पूरे दिनों का देना होगा इंटरेस्ट। ठीक, तो मैंने इसमें 20 ऐड कर दिया तो हमारा ड्यू डेट आ गया 30 जून का, यानी अगर 30 जून तक बिल पेड हो जाता है, ओके, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। आइए निकालते हैं। 9th जून को सामान खरीदा गया, इसमें 25 जो है ऐड करिए, तो लगभग आ रहा है 4 जुलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ड्यू डेट क्या हो गया, क्रॉस हो गया, है ना। चलिए, तो हमने पेमेंट किया 4 जुलाई को, यानी कि हमारा जो 20 डेज का पेमेंट होगा वो नहीं होगा, उसका माफ नहीं मिलेगा, हमें पूरा देना होगा 25 डे का इंटरेस्ट। ठीक, अगर हम बात करते हैं, हमने पर मंथ को हमने पर डे में कन्वर्ट कर दिया, 0.04 है ना, इंटू 12.365। ओके एवरीवन, तो और हमें निकालना है डेली वाइज का, तो हमने डेली का निकाला, तो 4 लाख रुपए का हमने निकाला डेली वाइज के हिसाब से, तो आ गया 526.02। मतलब कहने का आपको एक दिन का जो इंटरेस्ट देना होगा वो देना होगा 526.02, और आपको देना कितने में दिन का है,
25 डेज का कर दीजिए मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि दैट मीन्स 13,150 रुपीज़ हमको देना होगा क्या, विच इज़ कॉल इंटरेस्ट। मुझे बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ एवरीवन? जल्दी से एवरीवन प्लीज मेक मी कंफर्म। ओके चलिए नेक्स्ट वन, अगला ट्राई करिए। आपको निकाला है एनुअल परसेंटेज रेट और निकाला है एनुअल इफेक्टिव रेट। एवरीवन आपको निकाला है एनुअल परसेंट रेट और निकाला है एनुअल इफेक्टिव रेट। एवरीवन तो देखिए हम सभी लोगों को पता होगा, अगर हम बात करते हैं एनुअल परसेंटेज की तो सिंपली क्या करेंगे, 4% को हमने 12 से कर दिया मल्टीप्लाई और हमारा आंसर आ गया 48%। इज इट ओके? अब अगर आपको निकालना है एनुअल इफेक्टिव रेट सर, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा एवरीवन, 1 + r⁴ n, उसमें से 1 माइनस, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा एनुअल में। ओके तो 4% पर एनम है तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, 1 + 0.04 ⁴ 12 माइनस 1 और किया 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया लगभग कितना, 60%। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना एवरीवन, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे रिटेल बैंकिंग का तो वहाँ आपको समझ में आएगा ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है एवरीवन। इस विजय सीरीज को आप लोगों को पूरे एग्जाम तक कवर करना है, इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेन करके सॉल्व करेंगे एवरीवन। यानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और साथ में आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सामने है, बताइए। मिस्टर ए ने ऑनलाइन एक सामान खरीदा 4,500 रुपये में अपने कार्ड को यूज करके 9 जून को। अब आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है द मिनिमम पेमेंट मिस्टर ए नीड टू पे ऑन बिफोर ड्यू डेट टू अवॉइड पेनाल्टी। यानी आपको बताना है कि मिनिमम कितना पेड कर दे, है ना, जिससे उनको पेनाल्टी का जो है ना वो पेनाल्टी नहीं लगेगा। तो 4500 का 5% जो है ना वो 225 आता है, 250 रुपीज़ लिख दिया गया, 200 और इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से एवरीवन इसका आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ एक बहुत बेसिक सा रूल है, अगर मैं कहूँ यही गलती करते हैं बहुत बैंकर हमारे। एक बेसिक रूल क्या है जरा समझिएगा कि आपको मिनिमम 5% देना होता है, मिनिमम, उससे कम नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन में 5% लिखा हो या उससे ज़्यादा का अमाउंट हो तो रूल ये कहता है या तो 5% और या तो उससे ज़्यादा, विचेवर इज हायर, आपको वो पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर 225 भी है और यहाँ 250 भी है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा 250। रूल क्या है, ए नीड टू पे मिनिमम अमाउंट, ए और बी विचेवर इज हायर। ओके चलिए 15 अक्टूबर से, सितंबर से इंडियन इकोनॉमी, पीपीपी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएन लाइव हो रहे हैं एवरीवन।
और 26 तारीख से ये बैच लाइव हो चुका है। इसका नाम है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में हम लोग क्या करें, सारे पेपर में जितने भी यूनिट हैं, अगर हम बात करते हैं 45 यूनिट, 55 यूनिट, 35 यूनिट, 30 जितने भी यूनिट हमारे हैं ना, उनका जो कोर पार्ट है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डेली, ओनली थ्योरी पार्ट। और इसका पूरा रिवीजन हम करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, 2100 के फॉर्म में, क्रैकर बैच में, जो हम लाइव स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा एवरीवन, वो स्टार्ट करेंगे 15 अक्टूबर को, सॉरी सितंबर को। तो इन दोनों बैच में इनरोल नहीं करना, आपको सिर्फ एक बैच इनरोल करना है, ओनली क्रैश कोर्स, और आपका जो क्रैकर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगा। आज ही विजिट करें ओलीबोर्ड साइट, यूज करें कोड राजीव और इस बैच के साथ जुड़िए एवरीवन। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्टेन लोन मॉडल का? बेटर अंडरस्टैंडिंग, नो इंस्टेंटाइज अप्रोच, quality will be uniform as the activity is exclusive, compliances of appraisal norms may be biased based on customer profile, और इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा एवरीवन? तो एक बात याद रखिएगा एवरीवन, अगर हम बात करते हैं कंप्लाइंसेस को लेकर, तो इंडिया में दो तरह के मॉडल है लोन को लेकर किसी भी। एक का मॉडल नाम है सेंट्रल मॉडल, वी टॉक अबाउट द सेंट्रल मॉडल, और एक का नाम है विच इज़ कॉल्ड स्टेन लोन मॉडल। मैंने जब अपने हिसाब से डिसीजन लिया, लोगों को देखा, तो उसे कहते हैं स्टेन लोन मॉडल। और एक होता है जब मैंने यूनिफॉर्मिटी अप्लाई की, विच इज कॉल्ड सेंट्रल मॉडल। तो याद रखिएगा, कभी भी स्टेनल मॉडल में क्वालिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, है ना। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी नंबर। इट इज रेफर टू द प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन इंडिपेंडेंटली at the branch level based on discrimination power. Branch will market the loan, process and sanction the loan based on eligibility of the application. ठीक है, चलिए। For retail banking business, which of the following segment are important? Mass market, mass affluent, super affluent, और ऑल ऑफ द एवं। बताइए आंसर क्या होगा एवरीवन, जल्दी से। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो आंसर यहां पर होगा हमारा ऑल। इससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इट्स माय कमिटमेंट एवरीवन। नाउ इन द प्रेजेंट कॉन्टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज ऑगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट? ऑफरिंग एटीएम डेबिट कार्ड, इशू ऑफ चेकबुक, आज ही ये मैंने बताया था क्रैश कोर्स में, बाइलिंगुअल एज वेल इंग्लिश मीडियम में, टैगिंग ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ऑल, और इनमें से कोई नहीं। रंजन जी, आई होप आपने क्रैश कोर्स में अपने को एनरोल नहीं किया, वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत डिटेल में जाके।
सिंपल सा याद रखिएगा, ये जो है ना, अगर मैं अर्न करता हूँ फ्रॉम 2 to 10 lakhs रुपीज पर एनम, तो आई बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ मास मार्केट कस्टमर सेगमेंटेशन, यानी कि बेसिकली हमारे इनकम के बिहार पर हमको बाइफिकेट किया जाता है। तो अगर हम अर्न करते हैं 4,000 to 120,000 रुपीज़ के आसपास, तो हम बिलोंग करते हैं सुपर हाई नेटवर्थ कस्टमर। नॉ गेटिंग? रंजन जी, नॉ लेट मी नो, क्लियर? तो याद होगा मैंने आपको बताया था अपने कोर्सेज में कि जैसे मानो मैंने एसी खरीदा है ना, फॉर एग्जांपल आई परचेज एसी, और मैंने कहा कि इसकी इंश्योरेंस, इसका वारंटी, इसकी सर्विसिंग सब फ्री है, तो आपने मुझे एडिशनल सर्विसेज दी। गेटिंग? तो इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेशन प्रोडक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ और आसान करते हैं, हमने आपके बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराया और आपने मुझे चेकबुक दे दिया और साथ में डेबिट कार्ड दे दिया, बट आपने कहा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपका इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा के तहत आपका इंश्योरेंस है, सोप इन फैसिलिटीज हैं, दिस इज नोन एज द, ये हमारा हो गया ऑगमेंटेशन प्रोडक्ट, है ना? ओके, चलिए अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ द बैंक, यानी आपको बताना है इसमें से कौन नॉन फंड बिजनेस है, यानी जिसमें फंड का मूवमेंट नहीं हो रहा। एलसी, बैंक गारंटी, डिमांड लोन, बोथ एएनबी और ऑल ऑफ द एव। बताइए एवरीवन जल्दी से। Or it's my request to everyone, the banker, please be on live on Oliport app by daily 9 p.m. where I can revise you all the syllabus of retail banking. है ना? तो याद रखिएगा, कभी भी लेटर ऑफ क्रेडिट में एलसी जब बैंक जारी करते हैं और बैंक गारंटी, तो इसमें कभी फंड का मूवमेंट नहीं हो रहा। जैसे एक इंपोर्टर है और एक सर एक्सपोर्टर है। अब इंपोर्टर ने अपने बैंक को कहा कि भाई मुझे एक्सपोर्टर सामान नहीं दे रहा, उनका भरोसा नहीं कि हम खरीदेंगे कि क्या हमको पेमेंट देनी है, तो मैंने एक पेपर जनरेट करके दिया विच इज कॉल्ड एलसी। इंपोर्टर को ये दिखा देना आपको वो सामान दे देगा, तो इसमें फंड का मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें एलसी के बिहाफ में हमने भरोसा किया। सेम, तो आंसर हो गया 1 and 2 इज द राइट आंसर। चलिए नंबर 1 ई बुक, नंबर 2 लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, मॉक टेस्ट और क्रैकर, ये सारा इस बैच में है। और इस प्लान में अगर मैं कहूँ ना, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्लान, दिस इज द बेस्ट प्लान ऑन ओलीबोर्ड विच इज कॉल्ड JIB सुपर एलीट प्लान। मीन्स यू हैव एक्सेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट टू बी लॉन्च बाय द ओलीबोर्ड बेसिकली फॉर JIB कैटेगरी, और कोई बहुत बड़ा प्राइस का डिफरेंस नहीं होता। तो यूज करें आज ही राजीव, और इस बैच में इस प्लान को अवेल करें। एवरीवन विजिट करें www.oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट को। चलिए, इंडिया में जो रिटेल बैंकिंग है इसकी शुरुआत बेसिकली किसने किया? प्राइवेट बैंक ने, फॉरेन बैंक ने, PSB ने, ऑल, और इनमें से कोई नहीं? बताइए।
तो इंडिया में जो इसकी शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की थी फॉरेन बैंक ने हमारे देश में. ओके. द इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग कैन बी ट्रेस बैक टू द एंट्री ऑफ फॉरेन. द कन्वेंशनल बैंकिंग business by PSB Bank, done on more generalized approach, है ना, and there was no specific determination as retail and non-retail activities. चलिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और साथ में ऐसा कौन से दो बैंक हैं, ये फॉरेन बैंक जिसने हमारे इंडिया में रिटेल बैंकिंग को ज़्यादा फेमस किया? HSBC बैंक, ग्रिंडले बैंक, सिटी बैंक, ऑल, और इनमें से कोई नहीं? बताइए. एवरीबडी. तो यहां जो आंसर है वो ग्रिंडले बैंक इज द राइट आंसर. ठीक है. इंडिया में बेसिकली हमारे देश में 70-80 में बहुत फॉरेन बैंक आए तो वहीं से शुरुआत हुई थी. दो कौन से फेमस पीएसबी बैंक हैं जो इंडिया में क्रेडिट कार्ड को लेकर अर्ली प्लेयर माने जाते हैं? उन्होंने बेसिकली शुरुआत किया था इंडिया में क्रेडिट कार्ड बिजनेस को एज ए पीएसबी बैंक. आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नन, सॉरी, दो बार नन आ गया. एवरीबडी ट्राई टू बी पार्टिसिपेट. वेरी नाइस कार्तिक जी, वेरी गुड. द आंसर इज आंध्रा बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा. इंडिया में एक रिपोर्ट आती है जिस रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट विच रिफ्लेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस अचीव इन द रिटेल एसेट्स एंड अदर सर्विसेज बाय बैंक. इस रिपोर्ट को आपको बताना है कि हमारे देश में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? IBA, इंडिविजुअल बैंक, RBI, वर्ल्ड बैंक, और इनमें से कोई नहीं? तो इस रिपोर्ट को जो रिलीज करती है वो रिलीज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमेशा इंडिया में एक नया सिस्टम आया और बहुत ये फेमस हो गया. इज द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सिस्टम बेसिकली 2020-21 में कोविड के समय में. उसका नाम क्या है? भीम, UPI, QR कोड और ऑल. जिन्होंने सेशन को देर में ज्वाइन किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्रेडिट कार्ड पर केस स्टडी करवाई है, उसको ज़रूर एक बार जाके देखिएगा एवरीवन. वो बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन. ठीक है. तो इसका जो आंसर है वो 3 है, विच इज कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स. ठीक है. मोर देन 96 मिलियन क्विक रिस्पॉन्स कोड रजिस्टर किए गए एज ऑन March 21. QR code become very cost effective and most convenient way of payment of a small value transaction. Now, प्लीज को जरा ध्यान से, इसमें से कौन डिसएडवांटेज है इन रिटेल बैंकिंग? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज इन रिटेल बैंकिंग? The cost of maintaining branch network and handling large number of low value transaction. Any loss in faith in a particular bank can lead to sudden outflow of retail deposit and collapse of the bank. This is called bank run.
द competition is very formal which may be sometime lead to healthy competition. यहां पर होना चाहिए द कॉम्पिटिशन इज वेरी अनफॉर्मल, ओके, विच मे समटाइम लीड टू अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। तो इसका आंसर होगा ऑल, नहीं तो क्या होगा 1 और 2 हो गया हमारा डिसएडवांटेज और 3 हमारा हो जाएगा एडवांटेज। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा होगा 4 नंबर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरीवन ट्राई टू बी प्रैक्टिस, एवरीबडी। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल सेल है ना, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टोटल सेल माइनस एक्सपेंसेस, या टोटल सेल माइनस इनकम। आपको बताना है कि आंसर क्या होगा एवरीवन। ग्रेट, तो बिल्कुल आसान है और हम सभी लोगों को पता है कि अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसमें से जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसको कर दीजिए माइनस, ओनली दिस वन, और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे the price structuring for product and services is attempted by bank? Stand-alone pricing for different product and services, special quote for high value deposit, bundle pricing, holistic pricing based on total relationship, all और इनमें से कोई नहीं। Everyone try to be practice, everyone। है ना, और मुझे जल्दी से एक रिक्वेस्ट ये है कि मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आपका आज का स्कोर कितना रहा, मुझे पता चलेगा डेली आपका स्कोर कितना है। एवरीवन, है ना, एवरीवन ट्राई टू बी पार्टिसिपेट। सो द आंसर इज वेरी कॉमन ओवर हेयर, द आंसर इज ऑल, बिकॉज यू नो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हाई वैल्यू डिपॉजिट होंगे, तो आंसर यहाँ पर होगा 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए, इंडिया में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है इज गवर्न अंडर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द सुपरविजन of bank in the country। BR Act 49, 34, कंपनीज एक्ट, या कोई भी, यहाँ ऑल की जगह पता है एनी ऑफ द लिखना चाहिए या ना, तब और मजा आता। एवरीवन, अच्छा मुझे और अच्छा लगेगा, मुझे अब कमेंट करके बताइए कि इंडिया में जो BRA एक्ट चल रहा है इसका पहले नेम क्या है। एवरीवन, यानी इसका पहले नेम क्या था, मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आपको याद है तो ग्रेट सेवा, ग्रेट मीनाक्षी, कार्तिक, एवरीवन ग्रेट। चलिए, तो उसको कहते थे कंपनीज एक्ट, है ना, कंपनी रेगुलेशन एक्ट करके। ग्रेट, आइए समझ लेते हैं जो मैंने पूछा। इंडिया में द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 जो वो पास हुआ और तब उसका नाम क्या था, उसका नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 49, और ये फोर्स में आया 49 से। अगर आप लोगों को पता होगा, व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड, है ना,
एंड गिव फुल पावर फॉर द रेगुलेशन, तो इसीलिए दैट इज नोन एज द BR एक्ट। और उसे आगे चलकर हम लोग ने बैंकिंग रेगुलेशन 49 कर दिया फ्रॉम 66 से, है ना। चलिए, हमारे इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ वो कितने सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ? 2 फेज में, 3 फेज में, 4 फेज में, और इनमें से कोई नहीं? बताइए। 2 फेज में, 3 फेज में, है ना, 4 फेज में, और इनमें से कोई नहीं। जितना ज़्यादा हो सके अपने आंसर को हमारे साथ शेयर करिए। एवरीवन, सभी लोग रेडी रहिएगा। संडे को शाम 6 बजे मैं लेके आ रहा हूं मिनी मैराथन। ठीक है एवरीवन, बी रेडी बाय शाम 6 o'clock पर, जहां हम लोग मॉडल ई के क्वेश्चन को करेंगे कवर। चलिए, तो बिल्कुल सभी को याद होगा जो पहला फेज हमारा सर है वो 69 का है, जो सर दूसरा फेज हमारा है वो 91 तक का है, और तीसरा फेज जो है वो अभी भी चल रहा है एवरीवन, है ना। चलिए, इंडिया में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन पहली बार कब हुआ? 49, 34, 69 और 1980, और इनमें से कोई नहीं। पहली बार कितने बैंक कब हुआ बैंकों का नेशनलाइजेशन? एवरीवन, फर्स्ट टाइम। ओके, चलिए, तो पहले हुआ था 14 बैंक को, फिर हुआ 6 बैंक को, और अभी प्रेजेंट में सिर्फ 11 बैंक हैं जो बचे हुए हैं, है ना। चलिए, आफ्टर द मर्जिंग द कंट्री विल हैव हाउ मेनी PSB बैंक इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा? 11, 12, 13, 20, और इनमें से कोई नहीं। एवरीवन, ग्रेट। तो याद है ना फॉर्मूला? 6 + 4 + 3 + 2, नो, फॉर्मूला 6 + 4 + 1 + 1। 6 वो बैंक जिसमें कोई भी मर्जर नहीं हुआ, 4 वो बैंक जिसमें बहुत सारे मर्जर हुए 2020 में, 1 बैंक ऑफ बड़ौदा एंड 1 SBI, टोटल कितने हुए? तो 12। चलिए, यही वो लिस्ट है, एक बार आप देख लीजिए एवरीवन, है ना। चलिए, जो फेज अभी चल रहा है उसको कहते हैं हम लोग फाइनल फेज, जो 19 में स्टार्ट हुआ, और इसमें इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को ग्रोथ के लिए कमेटी बनी, रिफॉर्म के लिए। उस कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, डॉक्टर शिवरमन कमेटी, और इनमें से कोई नहीं। बताइए एवरीवन, बताइए। तो याद रखिएगा, अगर हम सर बात करते हैं नाबार्ड की, है ना, तो नाबार्ड की जो कमेटी है वो बनी थी शिवरामन कमेटी के कहने पर। नाबार्ड का बना था 82 में, एंड डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी है ये इसके लिए बनी थी। ओके, चलिए, द आंसर इज नरसिम्हन कमेटी। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान से पढ़िएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मॉडल ए यूनिट 4 का। जब भी हम बात करते हैं
प्रॉफिटेबिलिटी की, है ना, तो उसके सीक्वेंस में क्या होगा? द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज ग्रॉस प्रॉफिट, जो सेकेंड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो तीसरा है वो नेट प्रॉफिट। तो इनका सीक्वेंस कैसे होगा? क्या 1 2 3, क्या 3 2 1, या 2 1 3, या किसी को भी पहले कर दीजिए। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे गलती होगी, जिन्होंने पेड कोर्स में क्लास किया होगा उनसे गलती नहीं होगी। इट्स माय कमिटमेंट, ये मेरा चैलेंज है, मैं लाइव कह रहा हूँ। एक बार तो पढ़ाइए हमारे पेड बैच में, एक बार तो आइए हमारे क्रैश कोर्स में, एक बार तो हमारे आइए क्रैकर बैच में। आपको डिफरेंस मिलेगा कि वहाँ जो कंटेंट एक बार पढ़ लोगे ना, ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको दोबारा कभी दिक्कत नहीं होगी उस पेपर को पढ़ने में। हाय सुधा, वेलकम। ना देखिए, सबसे पहले याद कर लीजिए कि जो एक टर्म आता है प्रॉफिटेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी की जो एफिशिएंसी है उसको हम निकालते हैं। हमने 1 लाख रुपए का सामान बेचा और उस 1 लाख रुपए के सामान के लिए जो कॉस्टिंग हमारी आई वो 20,000 रुपीज़ आई, है ना। तो जो पहला पार्ट हमारा निकला सर 80,000 रुपीज़, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से जब अपना हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, जैसे आपका सैलरी, आपके ऑफिस का खर्चा, तो हो गया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और जब इसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम सरकार को दे देंगे टैक्स, तो वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट विच इज कॉल्ड एनपी। तो पहला सीक्वेंस क्या हो गया? जीपी। तो 1 2 एंड 3। किनका किनका सही हुआ? ग्रेट, मीनाक्षी जी सही, कार्तिक रॉन्ग, सुधा रॉन्ग। भाई सुधा रॉन्ग क्यों हुआ? पहले नेट प्रॉफिट की पहले ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ चलिए, ग्रेट, ध्यान से पढ़िए एवरीवन। कॉमर्शियल बैंक एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द डिपॉजिटर, ठीक है, एंड द बोरोवर टू मीट रिक्वायरमेंट, है ना, टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सेप्टिंग एंड डिप्लॉइंग फंड, एंड दे हैव टू डील विथ वेरियस रिस्क ब्रॉडली, जैसे क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल। तो क्या होगा? लिक्विडिटी रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, या दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। एवरीवन ट्राई टू बी पार्टिसिपेट एंड वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सेशन को जरूर लाइक करें एंड इस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें एवरीवन। तो यहाँ जो आंसर अगर मैं कहूँ तो इसका आंसर होगा 1। लेकिन याद रखिएगा, बैंकों में एक रेपुटेशन रिस्क भी होता है, बट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बिजनेस को की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने का जो ट्रेडिशनल मेजर है वो कौन कौन सा है? रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, या बोथ, और इनमें से कोई नहीं? बताइए एवरीवन। तो रिटर्न ऑन एसेट्स एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने दोनों पर कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, जरूर करिएगा आप लोग, और इस फॉर्मूले को रट लीजिए। Assets are used for business to generate income. Loan and securities are bank assets, क्योंकि उसी को तो देते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? एसेट्स बराबर
लाइबिलिटी प्लस बैंक कैपिटल ऑनर इक्विटी, है ना, यही तो होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकिंग सेक्टर in India is sound, adequate, capitalized and well regulated with high quality liquid assets and SLR investment. What is the full form of HQLA? बताइए, मैंने बोल ही दिया, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स, हाई क्वांटिटी लिक्विडिटी एसेट्स, हाई क्वालिटी लिमिटेड एसेट्स, या कोई भी हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, एवरीवन, आंसर क्या होगा? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड, प्रोमिसरी नोट, या वैसा कोई भी एसेट जिसको हम इजीली जब चाहें बेच के पैसा कवर कर लें। और जैसे कैश, तो कैश को हम लोग कहते हैं हाईली लिक्विड, कैश तो खुद ही हाईली लिक्विड है। गोल्ड हाईली लिक्विड, बट लैंड आपका हाईली लिक्विड नहीं होता है, लैंड को बेचना है तो यूनिट टाइम। चलिए, द आर डिटरमिनेंटल टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक एंड प्रॉफिटेबिलिटी। Instance of lending by the bank with faulty lending policy, NPA, income, taxation or none. वेरी गुड। तो भाई सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो सर होता है एनपीए, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिटेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है, सो इट इज ए मेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंसेस। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इट्स अ मेजरमेंट ऑफ इफिशिएंसी एंड अल्टीमेट its success or failure. Profitability can be business ability to produce a return on an investment based on its resources in comparison with an alternate investment, all or none. What do you mean by profitability? Great. So answer is all. Now, इसको सभी लोगों को याद रखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। जिसका एक वैल्यू जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, ठीक है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी मतलब जिसमें हम वैल्यू जनरेट ना कर पाए, हम कंपेयर करते हैं आपकी इफिशिएंसी। ओके, चलिए, एक बहुत प्यारा सा आसान सा की स्टडी है, न्यूमेरिकल है। मैंने फॉर्मूला दे दिया, एग्जाम में नहीं देगा, मैंने दिया है फॉर्मूला, एग्जाम में नहीं देगा। अगर मैं बात करता हूं, नेट रेवेन्यू दिया हुआ है 6 लाख रुपए, जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो दिया है 70,000 रुपीज़, जो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो दिया है 10,000 रुपीज़। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 20,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़, और इनमें से कोई नहीं। सॉल्व करिए एवरीवन। आप लोग के प्रे में देखिए, दुआ में दम है। धीरे धीरे मेरा गला जो है ठीक हो रहा। थैंक यू फॉर प्रेयर। बहुत परेशान हूँ पिछले 10-15 दिनों से, पर धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही। क्लास नहीं रुकेगी आपकी।
क्या होगा आंसर? डी। चलिए देखते हैं कैसे। सिंपल सा है, हमारा रेट रेवेन्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। हमारा कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 70,000। तो आंसर क्या होगा? 530। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए जल्दी से। अभी सॉल्व किए हम लोग इसको दूसरे तरीके से। प्रॉफिटेबिलिटी की जो पहला लेवल है वो कौन सा है? नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, बोथ, और इनमें से कोई नहीं। मैं क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से घुमा के दे रहा हूं, कैसे भी सॉल्व करिए, गलत ना हो। चलिए, तो बिल्कुल सही है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, किसी कंपनी का मान लो 1 लाख रुपए का सेल है, 60,000 उसकी कॉस्टिंग है, तो 40,000 हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर पूछूं आपसे, बताइए इस एग्जांपल में कि कैसे हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो जितना भी आपका आया है ग्रॉस प्रॉफिट उसको ऊपर लिख लीजिए, इनटू जितना आपका टोटल सेल है उतना नीचे लिख लीजिए, और इनटू 100, यानी कि आपका जो 40% हो गया, ये हो गया आपका ग्रॉस मार्जिन सर, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये आज का एक प्रकार का होमवर्क है, तो इसका आंसर मैं आपको कल के वीडियो में दूंगा, और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो के कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी को आंसर देना एवरीवन, ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट करिए, यहाँ नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये आप लोगों का होमवर्क है आज का, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगे, कुछ चीज़ें सीखने को मिली, तो उसे ज़रूर लाइक करें।